हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रजत। जय हिंद और जय भारत। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे पहले आज मैं एक नए टॉपिक के साथ भी आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि डेफिनेटली वो सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट निकलने वाली हैं, या जो भी अभी डिस्कशन चल रहा है। करंट अपडेट ये है कि सीमा हैदर और उसका हस्बैंड लापता है या वो अंडरग्राउंड हो गए। तो मैं आप लोगों को, ये ग्रेटर नोएडा के लोगों को सिर्फ ये वार्न करना चाहूँगा कि एक भारतीय होने का दायित्व निभाएं, विजिलेंट रहें, और यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और पुलिस के साथ उनका सपोर्ट करें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और आपकी सिक्योरिटी का भी मैटर है। दिल्ली की सिक्योरिटी और एनसीआर की सिक्योरिटी का मैटर है। सो डेफिनेटली अगर आप विजिलेंट रहोगे तो डेफिनेटली आईएसआई जितने भी ऑपरेटिव दिल्ली में, एनसीआर में या कहीं भी है, या मेरे आसपास आपके आसपास हैं, तो उनका मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। वी ऑल्सो होप दैट द रॉ एंड द आईबी इज़ डूइंग देयर बेस्ट एंड द पुलिस ऑल्सो। अभी आप तो जानते हैं इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जम्मू एंड कश्मीर में भी चल रही है 25-26 सालों से। आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सुनते से ही आपको मिलिट्री दिखती होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखते होंगे, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में? एक टाइम पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पंजाब में भी काफ़ी प्रिवेलेंट रहा, जहाँ खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था। आपको समझना पड़ेगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की जितनी भी रिलेटेड अभी न्यूज़ आ रही है वो आइदर सिविलियन किलिंग से रिलेटेड आ रही है, या फिर आप ये सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट भी है, एक्स सिविल सर्वेंट, एक्स आर्मी मेंस भी है, ये कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक्सेसिव पावर दी जा रही है मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसका ये मिसयूज़ कर रहे हैं। एक तबका ये कहता है कि इस लॉ को पूरी तरीके से आप रिपील कर दो, हटा दो, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जाओ, यूएपीए एक्ट में आप ऐसा संशोधन करो कि इंसर्जेंसी कम हो। लेकिन यहाँ दो फैक्शंस हैं, जो एक तो सपोर्ट करता है क्यों ज़रूरी है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और एक तबका ये कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को या चेंज करो या फिर बिल्कुल हटा दो। सबसे पहले तो मैं आपको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बता देता हूँ। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो एक लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पैरामिलिट्री फोर्सेस को और सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कंबाइंड फोर्सेस को। शेड्यूल 7 ये कहता है कि यदि आर्म्ड फोर्सेस पर्सन या पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर वो किसी को भी अगर शूट करते हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उनके लिए वो आंसरेबल नहीं है, उनसे वो लीगल इम्यून है। लीगल इम्यून का मतलब ये है उनसे डायरेक्ट आंसरेबिलिटी नहीं पूछी जाएगी, आंसर नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाने का ही मेन रीज़न ये है कि लॉ एंड ऑर्डर उस पर्टिकुलर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के हाथों से निकल चुकी है, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एकदम से किसी स्टेट पे नहीं थोपा जाता। यदि आपको लगता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में हालात ख़राब हो गए थे, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने और गवर्नर ने गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि यहाँ पे अफस्पा लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को ख़त्म करने में नाकाम है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान विदाउट एनी वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। विद सस्पिशन, अगर किसी पे शक है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस बंदे को अरेस्ट कर सकती है उस क्षेत्र में जहां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा है। ये एक लीगल इम्यूनिटी का दूसरा एस्पेक्टिव ये भी है कि ये एक एक्सेसिव पावर भी देता है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनस को, क्योंकि उस पर कोई अथॉरिटी नहीं बैठी है। जब कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान यदि कुछ गलती भी हो गई है, जब तक उसका केस नहीं बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी, तब तक उस पर्टिकुलर पर्सन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके पीछे भी एक रीज़न है। आर्म्ड फोर्सेस को खुले हाथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुले हाथ और स्पेशल पावर्स इसलिए दी गई है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी और जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी आज भी है, और नॉर्थ ईस्ट में अभी मणिपुर में जो हालात ख़राब हुए हैं उसका मेन रीज़न ये भी है कि बहुत सारी जगह से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया गया है। दिलचस्प बात यह है, हर एक जैसे कॉइन के दो पहलू होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का भी एक दूसरा रूप है, जो मैं केसेस थोड़े से आपको ब्रीफ में लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा था 1958 में, वो भी नागालैंड में, दैट इज़ इन मणिपुर, क्योंकि
एनएनसी जो नागा नेशनल काउंसिल है 1958 में, जैसे मैंने आपको मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड एक वीडियो में बताया था कि एक फीजो नाम का बंदा था जो सेपरेटिस्ट था, जो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहा था। ये एनएनसी काउंसिल फीजो ने ही बनाई थी। तो फीजो और नागा नेशनल काउंसिल है, इन्होंने ये डिसाइड किया। तो 1952 में जो हमारे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे, जो फर्स्ट इलेक्शन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, आज़ादी के बाद हमारा भारत का ये पहला इलेक्शन था। नागा नेशनल काउंसिल ने उस इलेक्शन को मानने से, पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया। इवन उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर दिया। मतलब वो अपना अलग से देश बनाना चाहते थे और उन्होंने मई 1956 में ये किया। फीजो ने एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई ग्रेट नागालैंड, जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गई, क्योंकि वायलेंट हो गई, वहाँ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट भी होने लग गए, जिस वजह से सबसे पहली बार आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नागालैंड में, मणिपुर में लगाया गया 1958 में। 1958 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट असम राइफल्स को भेजा जाता है। असम राइफल्स वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करती है और ऑपरेशन कंडक्ट करती है। ऑपरेशन के साथ साथ फीजो मूवमेंट के जो भी सेपरेटिस्ट लीडर है उनसे बातचीत भी की जाती है, जो बातचीत वाला ग्रुप है उनसे बातचीत की जाती है, और जिनको मारने की ज़रूरत है उन्हें मारा भी जाता है, फॉर द सेक ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एज वेल एंड द नेशन एज वेल। दिलचस्प बात यह है कि 1900 जैसे ये अरुणाचल प्रदेश बनता है, स्टेट्स बनती हैं, मिज़ोरम बनता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी मूवमेंट हो जाता है। इस इंसर्जेंसी मूवमेंट की वजह से ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1971 तक पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्सटेंड कर दिया जाता है। मींस आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास एक ऑथेंटिक पावर आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जनता भी इस चीज़ में पिसी गई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। वहाँ पे सिविलियन किलिंग्स हुई, वहाँ पे एक्सेसिव पावर का यूज़ हुआ। ऐसा नहीं है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सक्सेस तो पाई, लेकिन वहाँ पे ऐसे भी पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस के पर्सन थे जिन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। अनऑथराइज तरीके से सिविलियंस को गलती से मारा था, कुछ लोगों ने तैश या जानबूझ के मारा था। उनके भी कोर्ट मार्शल हुए। 97% केसेस तो फेक केसेस बनाए गए थे एफस्पा के नाम पे, जो इंसर्जेंट्स और वहाँ की जनता, कुछ जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उन्होंने बनाए थे। लेकिन अराउंड 3% केसेस दैट वर जेन्युइन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। अराउंड 105 ऑफिसर्स अंडर एफस्पा जिन्होंने एफस्पा का मिसयूज़ किया था, वो निष्कासित किए गए, उन पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो गई। 1971 जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंसर्जेंसी पीक पे थी, 1980 और 1990 में भारत का एक और हिस्सा टेररिज्म में जल रहा था, वो था जम्मू एंड कश्मीर। 1990 में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का एक्सोडस इसी रीजन की वजह हुआ, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों ने इतना मजबूत पकड़ पड़ ली थी और सरकार वहाँ पे नाकाम थी। तभी वहाँ पे बीएसएफ का कॉन्वॉय, सीआरपीएफ कॉन्वॉय के बाद आर्मी के कॉन्वॉय को लाया गया। तब से लेकर आज तक 26 सालों तक जम्मू एंड कश्मीर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। मैं ये नहीं कहता हूँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मिसयूज़ के लिए बना है। देखो, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हर एक्ट के होते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन ह्यूमन राइट ग्रुप्स जो जेन्युइन में सिविलियन की अथॉरिटी, सिविलियन की इंडिपेंडेंस के लिए कंसर्न है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो जम्मू एंड कश्मीर को हमेशा डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इमेजिन नॉर्थ ईस्ट में फिर से ये जो इंसर्जेंसी, ये जो कुकी और मीठी ट्राइब की लड़ाई एक्चुअल में इंसर्जेंट ग्रुप की वजह से ही है, क्योंकि वहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तब तक सिचुएशन कंट्रोल में रही। जम्मू एंड कश्मीर में बिकॉज ऑफ सच आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, क्योंकि बहुत सारे हितायती हैं, बहुत सारे सपोर्टर हैं कश्मीर में आतंकवादियों के, जो उनके, मुझे तो लगता है शायद वो पाकिस्तान को हिस्सा का मानते हैं अपना, बहुत सारे जम्मू कश्मीर में लोग हैं। सो मिलिट्री ऑपरेशन में सक्सेस ना हो, इस वजह से भी एफस्पा को हटाने की एक डिमांड है या ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं दूसरा फैक्ट ये रखना चाहूँगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का मिसयूज़ जो हुआ है उस पर केसेस हुए हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इम्पार्शल तरीके से उनको सज़ा भी दिलवाई है। राइट, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है
कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अगर इतना ही एक्सेसिव पावर दे रहा है तो मैक्सिमम केसेस, फेक केसेस पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ, आर्म फोर्सेस के मेजर कमांडर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों हो रहा है? अब आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का बंदा कॉम्बिंग ऑपरेशन देखा क्या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में धक्के लगाएगा? ये भी एक तीसरा एंगल है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट डिमांड करते हैं, उनकी दुकानें बंद हो चुकी है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की वजह से। हमें रिव्यू करना चाहिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को कि उसमें जो खामियां हैं, अगर एक्सेसिव किलिंग का कोई एंगल बनता है तो उसको भी हम सुधार सकते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट वी आर वन ऑफ द मोस्ट एथिकल आर्मी इन द वर्ल्ड। तो हमारी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल इंटेंशनली नहीं मार सकते, क्योंकि एक SOP होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वहाँ पे आपके बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। ऐसी कोई किलिंग नहीं कर देता अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया है। जब तक कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर ना किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक एफ्सपा का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, राइट। 1980s में पंजाब में जब सेपरेटिस्ट मूवमेंट, खालिस्तानी मूवमेंट अपने चरम पे था, तब भी आर्मी बुलाई गई थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज भी किया गया था। It started with the political ambition, ended in the military operation, which is the Operation Thunderstorm। और आज भी कुछ तिनके मुनके जो खालिस्तान का डिमांड करते हैं, उनका तो क्या हश्र हो रहा है, उनकी तो कितनी टारगेट किलिंग हो रही है पाकिस्तान में, कनाडा में। अब तो वो कनाडा में ही खालिस्तान बनाना चाहते हैं। सो भारत में तो रह के कभी ये सपना उनका पूरा नहीं हो सकता है जस्टिन ट्रूडो उनका ये सपना पूरा कर दे खालिस्तान बनाने का, क्योंकि मैक्सिमम जो खालिस्तानी आउटफिट है वो कनाडा में, नेपाल में और पाकिस्तान में, स्पेशली जो करतारपुर कॉरिडोर का आसपास का एरिया, वहाँ ISI की हेल्प से ही चल रहे हैं। और इंडिया में भी जो छुटपुट जो नेता खड़े हो जाते हैं खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्ट में, वो भी बिकॉज ऑफ सच ISI और कनाडा की हेल्प से, और वहाँ जो कुछ रह रहे हैं, जो कुछ खालिस्तान को सपोर्टर्स हैं। 80s में 14-15 सालों के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट चंडीगढ़ में भी रहता है, पंजाब में भी रहता है, देन इसको रिपील कर दिया जाता है क्योंकि सिचुएशन वहाँ नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन स्टेबलाइज होती है, फिर बिगड़ जाती है। वाई? बिकॉज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है आर्म फोर्सेस पर्सनल को, उसके पीछे लॉजिक रीज़न ये है कि भाई अगर वो सच में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई फेक केसेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के एंगल को देख के हटा दिया जाता है तो कॉम्बिंग ऑपरेशन का क्या होगा? कॉम्बिंग ऑपरेशन का क्या होगा? आप राजौरी का केस दे सकते हो। मैक्सिमम सिंपैथाइजर जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान के साथ हैं। दैट्स वाई हमने बहुत सारे हमारे जवानों को खोया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने लग जाएंगे अगर अफ्सपा हट जाता है। 97% फॉल्स केसेस अफ्सपा के बिहाफ पे ऑफिशियल्स पे लगाया जाता है कि उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो और भारत इसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्टेबलाइज ना होने दे। डिस्टेबलाइजेशन इज़ देयर मेन एम। आर्मी पीपल का कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है। जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देयर आर वेरियस ब्लड कैंप रन बाय द इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बैठाने के लिए। देखिए, अगर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यूथ को वहाँ का पसंद नहीं आ रहा, सो इट्स बेसिकली हम उनको भी कंबाइन करना चाहते हैं। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपकी सुरक्षा के लिए, आपको एलिनेट करने के लिए नहीं है। चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न यूथ की बात करूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर की यूथ की बात करूँ, जैसे मैंने बताया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जिन्होंने मिसयूज़ किया उन 105 ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट मार्शल कर दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आर्मी सोशल सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट तो कर रही है, लेकिन मैं ह्यूमन राइट का एंगल ये देखना, अगर मैं ह्यूमन राइट का एंगल देखूँ, देखो ह्यूमन राइट बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि अगर आप AFSPA के अंडर एक्सेसिव पावर का यूज़ कर रहे हो तो उससे पब्लिक और गवर्नमेंट का जो टच है, जो हीलिंग टच होता है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सरकारों पे विश्वास नहीं रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों का, राइट, विच इज़ इन पार्ट ऑफ इंडिया। पीस प्रोसेस भी डिरेल हो सकती है जम्मू एंड कश्मीर में। दैट्स वाई ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स है कि वो वहाँ पे AFSPA की वजह से यूथ खुश नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसलिए वो इंसर्जेंट आउटफिट्स उल्फा हो गया, टाइगर फोर्स हो गया, या फिर आपका NSCN-IM को ज्वाइन कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर तैयबा को, वो अलकायदा को। मेन देखो, AFSPA पर्सनली इफ़ आई वुड सजेस्ट, अगर हम AFSPA को पूरी तरीके से रिपील करते थे JNK में, मेजर थ्रेट जो है
वी हैव फ्रॉम दी अफगानिस्तान ऑल्सो, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान एक्टिव है। ड्यूरिंग द 90s और 18 अफगानिस्तान से भी बहुत सारे टेरर आउटफिट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते थे जम्मू एंड कश्मीर में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 1373 केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसमें से 97% केसेस फॉल्स थे आर्म फोर्सेस पर्सनल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ। ये भी एक वारिसम सिचुएशन है। आम कश्मीरी जो है, आम कश्मीरी बेसिकली क्रेडिबल है, वो सपोर्ट करता है आर्मी को, वो बहुत एक हीलिंग टच मानता है। हमें भी और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत प्रयास करने चाहिए कि वो हीलिंग टच कम ना हो अगर एफस्वा में कुछ गलत होता है तो। कोलेट्रल डैमेज कह देना, वो भी मैं एग्री नहीं करूँगा। देखो, अगर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑपरेशन हो रहा है, अगर उसमें कुछ सिविलियन की जान चली जाती है, प्लीज़ उसको कोलेट्रल डैमेज ना कहा जाए, उसको बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाए। मिस एंड मोर ओवर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के कुछ ऐसे सनसनी केस, यू कैन से बहुत सारे, आई थिंक कुछ ऐसे 3 केसेस हुए थे जिसमें सिविलियन मारे गए थे। वहाँ पे पैरामिलिट्री आर्मी की गलती थी, उन्होंने मानी, जिसमें एक शोपियन का केस हुआ था। शोपियन में बेसिकली एक मेजर के खिलाफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंदर एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें 3 सिविलियन एक्चुअल में मारे गए थे गलती तरीके से। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक मर्डर और रेप केस हुआ था। एंड हाँ, इन्वेस्टिगेशन आसाम राइफल्स के ऑफिसर्स पे अभी भी चल रही है, कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करा दिया है। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस केस ऑफ इम्फाल मनोरमा केस ऑल्सो। सिविलियन को अगर यदि फॉर एग्जांपल अगर ऐसे केसेस में कुछ अगर आर्म फोर्सेस या स्पेशल फोर्सेस के भी बंदे अगर इन्वॉल्व है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के इन्वॉल्व है, तो लॉ से ऊपर किसी को नहीं होना चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी रिसेंट एक केस हुआ दिसंबर में, मून एक जगह है, मून नागालैंड में एक जगह है। रीज़न ये है कि नागालैंड और मिज़ोरम की जो बाउंड्री है बांग्लादेश से और म्यांमार से लगती है, तो वहाँ से बहुत सारे टेरर आउटफिट और बहुत सारे रेफ्यूजी आते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी रहता है। और जैसी इंटेल मिलती है, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस का रहता है रिएक्ट करना और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करना। लेकिन इसमें ऑपरेशंस करने वाले आर्मी ऑफिसर्स की भी हमें साइकी समझनी चाहिए। देखिए, मुझे इनपुट मिली, इंटेल मिली, सो आई विल कंबाइन माई टीम, आई विल प्लान एंड आई विल रिएक्ट। बट बहुत सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, वो आपस में लड़ते हैं, तो वो दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझ के इंटेल ऐसी देते हैं कि उसमें भी बहुत सारा सिविलियन की डेथ हो जाती है या क्रॉस फायर हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा एक एंगल है, क्योंकि बिगेस्ट ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आर्म फोर्सेस के सामने। अगर भाई कॉवर्ट ऑपरेशन के दौरान, कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान, अगर देखो अब कॉवर्ट और कॉम्बिंग ऑपरेशन हिडन तरीके से बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि इट इज़ एन एज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हर एक बंदे के पास मोबाइल है, मीडिया हर जगह पहुंच जाती है, तो सेंसिटिविटी और क्रिटिकलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो, बिल्कुल इस मामले में कोई भी कोताही नहीं हो पाती है। अब हो सकता है ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस होना स्वाभाविक वाली बात है। देखो, लोग पिसेंगे, डेफिनेटली पिसेंगे, लेकिन ये इंसर्जेंस की वजह से होता है, इंसर्जेंसी ग्रुप की वजह से हो रहा है। और ये आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि वो डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें। जम्मू एंड स्पेशली कश्मीर के जो बहुत एलिनेटेड एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल पीओके से टच करते हैं, उनकी एक गलतफहमी भी ये दूर होनी चाहिए कि उन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान में जाने से उनका ज़्यादा उद्धार होगा। बिल्कुल नहीं, दे विल ऑलवेज ट्रीट यू एज मिनिमल, कुछ नहीं समझेंगे। आप भारत का हिस्सा जो है, आपको जो एजुकेशन मिल रही है, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। तब भी यदि कुछ जो भटके हुए यूथ है वो नहीं आना चाहते हैं, उसका जवाब कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारी राष्ट्रीय राइफल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सरकारें देंगी। बट मैं बिल्कुल ये एक अग्री करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी यूथ हैं, इंडिया के यूथ है, जम्मू कश्मीर के यूथ बहुत टैलेंटेड होते हैं। सो हमें दे आर और इंटीग्रल पार्ट, तो वो तो एक जेम रिसोर्सेस है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वो टेरर आउटफिट्स को ज्वाइन करें। वो बिल्कुल इस बात को समझे, कॉम्बिंग ऑपरेशन की क्रिटिकलिटीज़ को भी समझे, और हमें भी एज एन इंडिविजुअल लेवल, गवर्नमेंटल लेवल और आर्मी लेवल पे भी उस चीज़ की क्रिटिकलिटी को समझना चाहिए। अगर लीगल इम्यूनिटी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से हटा दी जाती है, तो फॉल्स केसेस डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी वी बिलीव दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जितने भी ये जो एक्चुअल में सिविलियन केसेस की डेथ हुई है, जिनको जानबूझ के गलती से मारा गया, उस पर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री।
देखो मोर ओवर एक 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था, अब यूनाइटेड नेशंस तो कह रहा है कि आप हटा दो, यूनाइटेड नेशंस खुद अमेरिका को देखे कि वो किस टाइप के फेक ऑपरेशन, फेक इन्वेजन करती है और पूरी बहुत सारी कंट्रीज़ को वो ख़त्म कर चुकी है. तो इंडिया इज़ नॉट सच काइंड ऑफ कंट्री. वी बिलीव इन पीस, एट द सेम टाइम वी बिलीव इन वॉर ऑल्सो. अगर किसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे कुछ बात आती है, हमारे लोगों पे बात आती है, हमारी संप्रभुता, हमारी सिक्योरिटी की बात आती है, तो हम वायलेंस पे भी बिलीव करते हैं. एंड वी आर बेस्ट इन दैट ऑल्सो. वी हैव द बिगेस्ट आर्मी एंड अ वेरी गुड आर्मी ऑल्सो, पुलिस ऑल्सो. सो दोनों एंगल हमें समझने पड़ेंगे. और एक कंक्लूजन, अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को एक्सेसिव ना बनने दिया जाए, उसके लिए भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिव्यू करना चाहिए. क्योंकि एक्चुअल में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये ब्रिटिश एरा का लॉ है. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए लाया गया था. 4 फेजेस में आता, जिसमें बंगाल में लगाया गया था, यू हैव नेफा में भी लगाया गया था, बंगाल और अरुणाचल में भी लगाया गया था. क्योंकि जहाँ जहाँ बेसिकली टेंडेंसीज थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब हावी होने की, तो उन्होंने ये ऑर्डर्स लगाए थे. देन consecutively after independence 56, 58, 71, 80, 90, रिसेंटली 2016 में अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मिजोरम फिर लगाया गया. अभी स्टिल देयर आर डिस्कशन गोइंग ऑन कि जैसे मीटी और कुकी ट्राइब की लड़ाई हुई है, क्या फिर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उन जगहों पे अफस्पा लगाना चाहिए या नहीं. साथ ही साथ ये भी कोताही बरतनी चाहिए कि इतनी एक्सेसिव पावर के साथ कुछ एक एलिमेंट होना चाहिए कि मिसयूज़ ऑफ पावर ना हो. मून जो नागालैंड के पास है, वहाँ एक्चुअल में बहुत सारे सिविलियन फायरिंग में ख़त्म हुए हैं, डेथ हुई है. स्पेशल फोर्सेस के बंदे कुछ ऑपरेशंस के लिए जा रहे थे. अगर उन्होंने यदि ये किया है तो डेफिनेटली उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए. बिकॉज यदि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर को ऐसे एलिनेट रखेंगे, सो डेफिनेटली इंसर्जेंट और एलिनेशन ज़्यादा बढ़ेगा इन कंट्रीज़ में. एंड मोर ओवर वट आई बिलीव द वे फॉरवर्ड इज़ दैट देयर शुड बी अ बैलेंस अप्रोच. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, जम्मू एंड कश्मीर के, उनको साथ बैठा के बात करना चाहिए. एंड मोर ओवर बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के इंसर्जेंट, 10%, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट के साथ आज भी ट्रीटी और टॉक्स में है, तो वो वायलेंस को छोड़ चाहिए. जो रिमेनिंग 10% है, उन्हें भी स्टेक होल्डर बना के बात करनी चाहिए. स्टिल अगर वो नहीं मानते हैं, वो वायलेंस के पाथ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप उनके खिलाफ बॉम्बिंग ऑपरेशन बिल्कुल चला, एफस्पा उस पर्टिकुलर एरिया में लगाएं. सो एफस्पा का ये इम्पोर्टेंट है. 3 एस्पेक्ट आपको याद रखना है. स्पेशल इम्यूनिटी पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेस को देता है, और एक किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर आपको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना है, तो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट को लिखित में गैजेटेड पत्र के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. देन सेंट्रल गवर्नमेंट पैरामिलिट्री या आर्मी के कॉलम को 3 महीने मिनिमम पीरियड टाइम रहता है, वहाँ 3 महीने रहती ही है आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स पर्टिकुलर डिस्टर्ब एरिया में. फिर वो सिचुएशन को रिव्यू करती है कि आफस्पा वहाँ एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं. बाकी आप अपना ध्यान रखें, अपने अंदर को सिग्मा को नहीं ख़त्म करने दें. जय हिंद, जय भारत.